दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी के बजट को डिस्कस करेंगे और ये बजट 2021-22 का है। आप कहेंगे कि क्या प्रीलिम्स 12 जून को जो यूपी पीएससी की होना है उसमें बजट से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जी हाँ, पिछली बार भी बजट से यूपी के स्कीम से रिलेटेड व अन्य 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हर साल यूपी के बजट से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आयोग के द्वारा जो अन्य एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसमें बजट के अमाउंट तक पूछा गया है। तो हम इसमें बजट 2021-22 को डिस्कस करेंगे और 99% चांसेज हैं कि बजट 2021-22 पूछा जाए, क्योंकि पेपर अब बन चुका होगा और जो 2022-23 का बजट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। फ़िलहाल उसको भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो पहले हम बजट 2021-22 को भी करके जाएंगे और 22-23 को भी करके जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से देता है। तो यूनियन बजट ऑलरेडी हमने समराइज फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। करंट अफेयर्स की भी सीरीज में 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसको देख लीजिए। यूपी के करंट अफेयर्स को भी हमने अपलोड कर दिया, तो उसको देख लीजिए। इन सब की पीडीएफ के लिए आप लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी का बजट 2021-22। अब बात आती है कि बजट शब्द का क्या किसी आर्टिकल में उल्लेख है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्य का बजट की बात हो रही। जैसे संघीय बजट होता है तो उसके लिए आपको पता है अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख है, यानी कि संघीय बजट के संबंध में। लेकिन जो शब्द यूज किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम इसी प्रकार इससे अगर आप 10 घटा दो, क्योंकि आगे सब में 10 का डिफरेंस चलता है, और लास्ट वाले में एक ऐड कर दो तो आर्टिकल 202 बन जाएगा। तो ऐसे लिखिए 112, इससे 10 घटाओगे तो ये कितना 102, और एक को आगे वाले 2 बना देना तो आपको दोनों बजट वाले आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो 202 में क्या किया गया है, यानी राज्य के बजट का उल्लेख किया गया, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और यूपी का बजट जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं उनके द्वारा ये 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया था। आइए इसमें कुछ पॉलिसी के स्तर पर नीतिगत यानी नीतियां इसमें क्या क्या रही हैं, कौन कौन सी स्कीम्स इसमें लॉन्च की गई, उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम और पिछली बार ये आई भी थी कि आत्मनिर्भर समन्वित विकास योजना, इसको लॉन्च किया गया। और इस स्कीम का उद्देश्य है, ये इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। तो किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर समन्वित, आत्मनिर्भर यहाँ एक शब्द छूट गया है, कृषक, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को लॉन्च किया गया। और इसके लिए बजट 2021-22 में 100 करोड़, ये अमाउंट भी ध्यान रखिएगा, 100 करोड़ अमाउंट का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार भारत में कुपोषण की समस्या है, उनमें से यूपी व बिहार में प्रमुख रूप से कुपोषण की समस्या है, खासकर बच्चों व गर्भवती महिलाओं में। तो उसी से निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण से बचाव हेतु इसे लाया गया। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया और ख़ासकर 11 से 14 वर्ष के बीच की लड़कियों को शामिल किया गया। इसके लिए भी बजट में 100 करोड़ अमाउंट का आवंटन किया गया है। अगला है, चूँकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे प्रवासी श्रमिक लौट के यूपी आए, उनमें से जो संख्या बताई गई यूपी की 38 लाख के आसपास जो प्रवासी श्रमिक थे उत्तर प्रदेश में वापस आए, तो इनको रोजगार दिलाना एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरा था। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को शुरू किया गया। इसमें रोजगार उपलब्ध करवाना और स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन प्रवासी श्रमिकों को मिल सके,
इसको सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया और इसके लिए भी बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। अब अन्य ये प्रमुख रूप से 3 यानी स्कीम्स थी, तो स्कीम ध्यान रखिएगा, अन्य भी हैं लेकिन ये नई स्कीम्स लॉन्च की गई थी तो वो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अगला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है ये ग्रोथ रेट अगर इसको कांस्टेंट प्राइस पे देखा जाए तो ग्रोथ रेट जो 2019-20 में बताई गई वो 3.8% रहने की बताई गई, जबकि 2018-19 में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट 6.3% थी। दोनों याद रखिएगा, ये कांस्टेंट प्राइस पे है, स्थिर मूल्य पर है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिर मूल्य पर ग्रोथ रेट समृद्धि दर 2019-20 में 3.8% रही है, जबकि 2018-19 में ये 6.3% रही है। 2019-20 में अगर 3 क्षेत्रक होते हैं कृषि, उद्योग, सेवा, तो कृषि का योगदान 23% रहा है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 27% रहा और सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान 50% रहा। तो ये भी पूछा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसकी भागीदारी होती है, तो सेवा क्षेत्र की उत्तर प्रदेश में है। लेकिन रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र देता है, तो कृषि का योगदान 23% है, विनिर्माण का 27%, ये दोनों ऐड करोगे 50 हो जाएगा, रिमेनिंग बचा 50, तो कृषि सेवा का योगदान 50% रहा है। बेरोजगारी दर की बात करें तो बेरोजगारी दर पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2018-19 में उत्तर प्रदेश की यहाँ बात हो रही 5.7% रही है, जबकि 2017-18 में यह बेरोजगारी दर 5.8% थी। तो 2017-18 में 5.8%, 2018-19 में कितनी रही है, तो ये 5.7% रही है। आगे आइए, पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 में कितना रहा, तो ये अमाउंट याद रखिएगा, ये 74,141 रुपये रहा। कितना रहा, 74,000, ये 2019-20 का है, 74,141 रुपये। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 74,141 रुपये रहा, जो 2018-19 की तुलना में 5% की इसमें वृद्धि देखी गई है। इसी प्रकार टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें 2021-22 में, तो ये कितना रहा है, तो ये 550, 271 ऐसे याद कीजिए, यानी 3 डिजिट्स को एक साथ, 3 को एक, तो 550, 271 करोड़ ये रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है, यानी 2019-20 की तुलना में। अब एक्सपेंडिचर 2020-21 में बात करें तो ये 2 क्षेत्रकों में खर्चा किया गया। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ जो टिकाऊ कोई परिसंपत्ति एसेट्स, ड्यूरेबल एसेट्स का सृजन किया जाता है, जैसे आपका कोई बिल्डिंग हो गई, आवास हो गया, रोड्स हो गई हैं, इसी प्रकार अन्य, तो इन्हीं को क्या कहा जाता, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है, तो 155-140 करोड़ क्या रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा, तो 155-140 2-3 बार बोलेंगे तो आपका याद हो जाएगा। 155-140 3 का बना लीजिए, 155-140 क्या रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा। जबकि रेवेन्यू का मतलब हुआ सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, लायबिलिटी बनती है, लेकिन बदले में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ मिलता नहीं है, तो उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता। और ये कितना रहा, ये बहुत ज़्यादा रहा, देख लीजिए इसमें 395-130, तो इसका 155-140 ऐसे याद करो। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा है वह 395-130 करोड़ रहा है, जिनमें सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट ब्याज भुगतान, इनमें ये पैसा गया है। अब सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर की बात करें, कहाँ कहाँ कितना पैसा बजट में एलोकेशन किया गया खर्च किए जाने का, तो ग्रामीण विकास के लिए 27,455 करोड़, कितना, लगभग 27,000, ध्यान दिमाग में रखिए तो वहाँ टिक सही लग जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए 27,455 करोड़, सामाजिक कल्याण एवं पोषण के लिए 24,420 करोड़, शहरी विकास के लिए 23,980 करोड़,
सिंचाई एवं फ्लड मैनेजमेंट बाढ़ नियंत्रण के लिए 20,418 करोड़, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 17,439 करोड़। तो देख लीजिए घट रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़, मिड डे मील के लिए 34 यानी 3,406 या 3,406 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7,200 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,492 करोड़। इसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5395 करोड़, आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसको 2-3 बार आप वीडियो फिर से सुनिएगा, इससे आपको ये अमाउंट याद हो जाएगा, क्योंकि इसको याद करना है। मनरेगा की अगर बात करें तो ये मनरेगा में 55-48 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 हैं, एक ग्रामीण एक शहरी। तो ग्रामीण के लिए 7,000 करोड़ और शहरी के लिए 10,029 करोड़। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण के लिए 7,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 10,029 करोड़ का एलोकेशन किया गया। इसके अलावा जल जीवन मिशन, इसमें 2 हैं, एक शहरी एक ग्रामीण। शहर के लिए 2,000 करोड़ और शहरी के लिए 2,000 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,500 करोड़ का आवंटन किया गया। अब इसमें देखिए जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय होता है, खर्च होता है, उनमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता, तो इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा वेतन सैलरी में जाता है 144,345 करोड़, किसमें सैलरी में जाता। पेंशन की बात करें तो यानी कितना, तो इसको आप याद कीजिए 68,717 पेंशन में जाता। ब्याज भुगतान में 43,530 करोड़ ब्याज भुगतान में जाता है। अब अगर आगे कुछ चीज़ों की बात करें, फिस्कल डेफिसिट ये होता क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब हुआ कि सरकार के पास जो टोटल जितनी प्राप्तियां हुई हैं, इसके अलावा सरकार टोटल जो खर्चा करना चाहती है, यानी खर्चा माइनस टोटल प्राप्ति घटाने के बाद जो आता है उसी को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। यानी सरकार की आमदनी है 100 रुपया लेकिन खर्चा हो रहा है 120 रुपया, तो ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा है इसी को फिस्कल डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। तो 2021-22 में फिस्कल डेफिसिट कितना था, तो ये कितना 90,730 करोड़ जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का, ये बिल्कुल रट लीजिए 4.17% रहा है। 90,730 करोड़ जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.17% रहा है, जबकि FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट जो एक्ट है 2003 का, इसके अनुसार 3% होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये 4.17% ज़्यादा है। अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट किस साल राज्यों के लिए कितना होना चाहिए, तो 2021-22 के लिए 4%, 2022-23 के लिए 3.5% और 2023 से 26 के लिए यानी 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया था कि ये 3% होना चाहिए। तो 2021-22 के लिए 4%, 2022-23 के लिए 3.5% और 2023 से 26 के लिए कितना 3% होना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, आउटस्टैंडिंग डेप्ट यानी जो कर्ज होता है ये कितना लिया गया, तो इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ टोटल बारोइंग्स एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, यानी जब वित्तीय वर्ष के अंत समाप्त हो रहा होता है तो पूरे साल के दौरान आप टोटल जितना कर्ज लेते हैं उसी के समूह को, उसी का संकलन आउटस्टैंडिंग डेप्ट के नाम से जाना जाता है। ये कितना रहा है 2020-21 में, यूपी का यहाँ बात हो रही है तो 29.2% ये यूपी का कर्ज लिया गया है। अब बात करें, ये अलग से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि जो सेंट्रल टैक्स यानी 15वें वित्त आयोग ने कहा 41% जो टैक्स मिलेगा ये राज्यों को जाएगा। इस 41%, पहले ये 42% था, लेकिन ये चूँकि जम्मू कश्मीर व लद्दाख जब अलग हुए तो 1% टैक्स उसको अलग से एलोकेट कर दिया गया। इस प्रकार राज्यों के हिस्से में अब 41% टैक्स का हिस्सा बचा हुआ। तो इस 41% से जो यूपी का डिवाइजिबल जो पूल है, विभाज्य
यानी पूल है वो कितना है, यानी इसका सीधा सा मतलब हुआ कि केंद्रीय करों में यूपी को कितना हिस्सा प्राप्त होगा 15वें वित्त आयोग के अनुसार, तो ये 7.36% प्राप्त होगा, 7.36%। जबकि 14वें वित्त आयोग ने जो रिकमेंडेशन किया था उसके अनुसार 7.54% था। ये आपको देखना है किस आयोग के अनुसार पूछ रहा। अगर ये 14वें वित्त आयोग के अनुसार पूछेगा तो 7.54% आप टिक लगाइएगा, 7.54%। लेकिन जब 15वें वित्त आयोग के अनुसार पूछे कि केंद्रीय करों में यूपी की कितना विभाज्य पूल प्राप्त होगा, डिवाइजिबल पूल प्राप्त होगा, तो ये 7.36% प्राप्त होगा। इसको गलती मत करिएगा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार ही अर्बन लोकल बॉडी जो हैं उनको कितना 1.2 लाख करोड़ रुपये दिया जाएगा, जबकि ये शहरी क्षेत्र की हैं। जबकि ये अलग से पूछ सकता है 15वें वित्त आयोग के अनुसार, तो ये जो ग्रामीण लोकल बॉडीज हैं उनको 2.4 लाख करोड़ रुपया प्राप्त होगा। इसके अलावा यूपी में अगर ये ओवरऑल पूरे भारत का हो गया कि अर्बन लोकल बॉडी पूरे भारत में 1.2 लाख करोड़ प्राप्त होगा। इसी का डबलिंग कर दो तो रूरल वाला हो जाएगा रूरल लोकल बॉडीज, अर्थात ग्रामीण स्थानीय निकाय को इसको डबल करोगे तो कितना बन जाएगा 2.4 लाख करोड़ 15वें वित्त आयोग के अनुसार प्राप्त होगा। यूपी में लोकल बॉडी जो हैं उनको कितना प्राप्त होगा तो 67,160 करोड़ 67,160 करोड़ प्राप्त होगा। अब अन्य योजनाओं की बात करें तो इसमें कुछ अन्य योजनाओं में भी यानी बजट एलोकेशन किया गया, जैसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसमें जो किसान, अगर किसी किसान भाई की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना से मौत हो जाती है तो उसे 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसमें खातेदार, सह खातेदार जो बटाई यानी अधिया पे खेत लेकर के यानी खेत बोते हैं या लीज पे लेते हैं उनको भी शामिल किया गया। खातेदार, सह खातेदार, बटाई सबको शामिल किया गया है। और इसमें बजट में बाकायदा कितने 600 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा महिला सामर्थ्य योजना को भी इसमें बताया गया। और ये ग्रामीण अंचलों जो रूरल रीजन्स हैं, ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि व समर्थन करेगी, यानी स्थानीय स्तर पे महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा। कुल मिला के ये है, इससे महिला सशक्तिकरण होगा। और इसके लिए कितना 200 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा जो यूपी का बजट, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये 2021-22 वाला, इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2021-22 की थीम पूछ ले, ये किस पे समर्पित है, स्वावलंबन से सशक्तिकरण 2021-22 का है। अन्य बजट का भी पूछा जाए तो यहाँ हमने लिख दिया 2017-18 का जब बजट आया तो किसानों को समर्पित था, 18-19 का आया तो औद्योगिक विकास को समर्पित था, 19-20 का जो बजट आया महिलाओं के सशक्तिकरण पे समर्पित था। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, किसान प्राइमरी सेक्टर हो गया, फिर उद्योग सेकेंडरी सेक्टर हो गया, महिलाओं का सशक्तिकरण यानी इनको कौशल प्रदान किया जाए, कौशल सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये ऐसे भी आप दिमाग में कोड बना के याद कर सकते हो। तो शुरुआत कर लो 2017 में जब ये बीजेपी की सरकार आई यूपी में, तो उसने जो पहला बजट पेश किया था वो किसानों को समर्पित था। तो 2017-18 का बजट किसानों को, 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को, और 2019-20 का बजट महिलाओं का सशक्तिकरण। तो ये तीनों आपको ये याद हो गए होंगे। अब बचा 2019-20 का याद हो गया, 2020-21 का बचा तो ये युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना व त्वरित न्याय इनको समर्पित था। और सबसे लास्ट वाला ये जरूर याद रखिएगा, 2021-22 का जो बजट है ये स्वावलंबन से सशक्तिकरण थीम पे आधारित है। अगला प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसी को कुसुम योजना के नाम से जाना जाता है। 2021-22 में इसमें बताया गया 15,000 सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। आगे आइए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसको 1 अप्रैल, ये डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2019 से इससे लागू किया गया। इसमें 6 कैटेगरी बनाई गई, यानी 6 किस्तों के रूप में
बालिका को 15,000 रुपये की कुल सहायता राशि प्रदान की जाएगी और इसके लिए बजट एलोकेशन जो हुआ है वो 1200 करोड़ रुपये का बजट एलोकेशन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं श्रमिक, उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये बजट में एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना यानी 1000 करोड़ रुपये बजट में एलोकेशन किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा अपने हुनर से खुद रोजगार उत्पन्न कर सके, इसके लिए बाकायदा बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा जो यानी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है, यानी सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करेगा उसको। और ये वर्ष में संख्या मैक्सिमम इसमें पूछा जा सकता कि एक वर्ष में मैक्सिमम 5 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपए की सहायता राशि इसमें प्रदान की जाएगी। सहायता का मतलब क्या हुआ, यानी पुरस्कार 11 लाख रुपये दिया जाएगा। अगला मुख्यमंत्री सामूहिक बाल विवाह योजना, ये अमाउंट ध्यान रखिएगा 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अब इतनी पूरी कहानी ख़त्म हुई तो लास्ट में अब आपके मन में आ रहा होगा कि बजट का आकार कितना था। आपने खर्चा गिना दिए, सब कुछ गिना दिए, तो बजट का आकार कितना रखा गया है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ 550,270.78 करोड़, 550,270.878 करोड़ ये बजट का आकार है। तो ऐसे याद कर लो 550,270.78, इसका मतलब क्या हुआ 5,50,270 करोड़ और ये 78 लाख, ये इसका मतलब हुआ 5,50,270 करोड़ 78 लाख। ये या ऐसे इसको कह सकते 550,270.78 लाख करोड़, ये बजट का टोटल आकार है। तो कई बार ये आकार सीधे पूछ लेगा, तो दोनों ध्यान रखिएगा। आगे लास्ट में जो उत्तर प्रदेश के द्वारा यानी कर्ज लिया जाएगा वो जीडीपी का कितना रेशियो है, जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता, तो यानी राज्य घरेलू उत्पाद में कितना कर्ज लिया गया उसका रेशियो कितना है। तो ये रेशियो उत्तर प्रदेश का यानी 18.1% है। कर्ज और जीडीपी अनुपात जो है यह 28.1% है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये मोटा मोटा बजट हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब बजट जो 2022-23 प्रस्तुत किया गया, एक कल इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक या लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसकी PDF के लिए आप लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से बिना कोई शुल्क लिए निःशुल्क PDF उपलब्ध करवाई जाती है। जय हिंद, जय भारत।